बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी भाई, कैसा रहा तुम सबका रिजल्ट? आई थिंक आफ्टर लॉन्ग ब्रेक ऑफ 1 वीक अच्छा रहा। पक्की बात है, साहब बोलेंगे तभी तो यहाँ बैठे हैं। चलो माशाल्लाह, अच्छी बात है भाई, अल्लाह और तरक्की दे। खैर मतलब ये है कि अगर अच्छा खैर हो गई जैसे जो फ्रेशर की भी क्लास हमारे साथ है तो इट डजेंट मैटर यार, पेपर रुक जाता है, हो जाता है जी। भाई आपको इससे क्या करना है काशिफ, पहले तो मुझे ये बता दो। खैर चलें, पेपर जिसका रुका, मैं स्पेसिफिकली इन FAI 2 के रिफ्रेशर वाले बच्चों से बात कर रहा हूँ। देखो पेपर रुकना उसका रीज़न एक ही है। मैं मतलब एक हफ्ते से बातें कर रहा हूँ, जब से रिजल्ट आया खैर मंडे से, तब से पूछे जा रहा हूँ बच्चों से कि भाई वो पॉइंट्स बताओ जिस पे आपको काम करना हो, जिस पे मुझे और काम करना है, ताकि जो बच्चे रेगुलर के हैं वो कभी झंझट में नहीं आए। तो उन्होंने कहा था सिंपल, लैक ऑफ प्रैक्टिस। क्या कहा उन्होंने? लैक ऑफ प्रैक्टिस। अच्छा फिर एक ऐसे भी पीस निकले, और मैं मतलब खुला कहूँगा, बैठे हुए भी हैं यहाँ पर क्योंकि हमारे ही बच्चे हैं तो हम डांट भी सकते हैं। सर मैंने पता है क्या कि आपके लेक्चर लिए मैं नोटिंग नहीं करता था, फिर जब मैं रिवीजन करने बैठा और जब सवाल सॉल्व नहीं होता तो फिर मैं आपका लेक्चर खोल के देखता था, और फिर मैं वहाँ पे ग्रुप पे पूछता था। आपको ऐसे पीस दिखते हैं ना ग्रुप पे, आखिर में FAI 1 में भी दिखे होंगे, ये कॉन्सेप्ट सर ने किस लेक्चर में कराया है। तो मतलब वो क्यों हुआ था कि उसने नोटिंग नहीं की थी। नोटिंग का टाइम देना, नोटिंग का टाइम देना इसका मकसद है ना कि भाई टाइम टीचर दे रहा है आपको, वरना तो वो कॉन्सेप्ट करा के निकल जाए। इतना चीता तो तुम में से कोई भी नहीं है ना, हम थे ऐसे कि हमने सुन के ग्रैब कर लिया। जो चीज़ आप लिखते हैं ना वो आपके भेजे में क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है, आप उसको कभी भूल नहीं सकते। तो इट्स ऑल अबाउट इंटरेक्टिंग एंड इंटरेक्शन। बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि हमने रिकॉर्डिंग्स ऑप्ट की हुई हैं। देखो रिकॉर्डिंग पे वो बच्चा जाए, मैं अगेन कह रहा हूँ, मैं एम्फेसाइज कर करके थक गया हूँ, मतलब दिमाग ख़राब हो गया है मेरा। ऑडिट में भी, ऑडिट का रिजल्ट, FAI 2 का रिजल्ट ऑल टुगेदर बहुत अच्छा है, पर अगेन जो फेल हुए हैं उस फेलियर का रीज़न है गोइंग टूवर्ड्स 100% रिकॉर्डिंग। भाई रिकॉर्डिंग में खुदा के वास्ते वो बंदा जाए, दो कैटेगरी जा सकती हैं रिकॉर्डिंग पे। एक एक्सट्रीमली चीता, जिसको खुद पता है कि वो खुद कर सकता है। आप बात समझे मेरी, मतलब ये थोड़ा सा टाइम लगाना इसलिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर वाले भी थोड़ा दिमाग खोलें और रिफ्रेशर वाले भी इस बात को समझें कि रिकॉर्डिंग पे दो तरीके की क्रीम जा सकती है। पहली, जिसको ये पता है कि मैं खुद कर लूँगा या कर लूँगी। अच्छा, खुद कर लूँगा या कर लूँगी का मतलब ये है कि इतनी सेल्फ मोटिवेशन है कि कितनी भी डिस्ट्रैक्शन हो दुनिया में, आप उन सबको हटा के किस पे फोकस करेंगे? पढ़ाई पे। एक तो ये क्रीम हो गई, वो पास कर लेती है, ये तो मैं आपको हल्फिया कह रहा हूँ। अच्छा वो क्या करते हैं, पर अपने लेक्चर को पाइलअप नहीं करते, रोज करते हैं। तो दिस इज इक्वलेंट टू गोइंग अलॉन्ग विद द टीचर। एक तो ये मॉडल हो गया, बात समझ आ रही है। दूसरा बंदा जो रिकॉर्डिंग्स को ऑप्ट करके तो बैठा हुआ है, पर रिकॉर्डिंग को ऑप्ट करने के बाद वो भाई साहब ना सवाल पूछ रहे हैं, वो अपने लेक्चर्स को पाइलअप करते जा रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं आखिर में करूंगा। वो गया, वो कभी फेल नहीं हो सकता। तो ऐसी क्रीम के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है कि भाई आप हो जाए लाइव। मैं मतलब हमारे जो पार्टनर है हेड ऑफ एश्योरेंस CY के, मैं उनसे भी इंटरेक्शन कर रहा था क्योंकि वो तो काउंसिल मेंबर है ना, उनके पास तो रिजल्ट्स और चैट्स आते हैं। वो बोलते हैं यार बच्चों की कॉपीज देख के ना मैं मतलब कभी कभी दिमाग से पागल हो जाता हूँ। वो करते क्या है, ऑडिट हो गया, FAI 2 हो गया, मतलब एक अलग नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं ये। आपने सीखना है, आपने जाना। अभी मार्केट में कितना कंपटीशन है, तुम्हारी सोच है। 1700 बच्चे पास हुए, मुझे बताओ क्या 1700 के 1700 क्या बिग 4 में जाएंगे? हाँ जी, कैपेसिटी है। तो उसमें से आप लोगों ने आउट परफॉर्म करना, आप लोगों ने आउट परफॉर्म करना, तो मतलब यू हैव टू बी लॉजिकली वेरी साउंड, साउंड नहीं वेरी साउंड, क्योंकि आपके मुकाबले में जो लोग होंगे वो आपसे भी चीते हो सकते हैं, पर आपने उसको अपनी मेहनत और एफर्ट से बीट करना है। तो मेरा मशवरा ऑल टुगेदर ये है, वो बच्चा जो एक एवरेज है, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, मैं भी एक एवरेज इंसान हूँ। मुझे अगर चीज़ अभी भी रीड करनी होती है मैं 4 बार रीड करता हूँ। अपने दिमाग की कैपेबिलिटी को यहाँ से उठा के यहाँ लाया हूँ। ऐसा नहीं है कि दिमाग चलता ही इतना था। आप जितना इनटू थिंग्स घुसेंगे आपका दिमाग उतना तेज काम करना शुरू हो जाता है। तो सही है, एक बंदा है, आपने देखा होगा आपके दोस्तों में भी एक बंदे को एक रीड करके समझ आती होगी बात, ऐसे होते हैं। और आप अपने आप को कंपेयर करते होंगे, आप बोलेंगे यार मैंने 2 बार रीड किया मुझे समझ नहीं आया। तो क्या ये फर्क है? अभी भी है, बिल्कुल है। तो आपस में अपने दोस्तों में ही फर्क है, तो यार फिर मार्केट में क्या होगा? तो आपकी सोच है। तो आपने आउट परफॉर्म करने के लिए खुदा के वास्ते
लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, लाइव नहीं तो क्लास के साथ चलो खुदा के वास्ते। हर एक अच्छी चीज़ मुझे लगी सर, द बेस्ट पॉसिबल थिंग दैट यू हैव डन इन लास्ट बैच इज क्विज़ेस। यानी आप बच्चे कह रहे हैं कि सर पास होने का एक ही रीज़न है, क्या है वो? क्विज। यू हैव असेस योर सेल्फ। एक बच्चा है जो अपने आप को पहली बार असेस करवा रहा है, कहाँ पर? एग्जाम में। और एक बच्चा है जो अपने आप को रोज असेस कर रहा है, कौन सा अच्छा है? रोज असेसमेंट। तो भाई ईच एंड एवरी डे की असेसमेंट इज बेटर कि आप आखिर में जाके बोलें कि भाई मुझे असेस कर ले। इतना ये भी मुझसे पूछता है कि सर बता दें ये कैसे हुआ भाई, ये तो ऐसा आंसर नहीं आ रहा, तो पूछता है तो पता है ना कि उसने क्विज किया है। अब एक बच्चे को चलते हुए पूछो क्विज, वो सब एक लेक्चर बाकी उसके बाद क्विज करूंगा, किया ही नहीं उसने। तो खैर अभी प्राइम फोकस क्या है, मैं रिफ्रेशर रेगुलर तो दोनों को बात कह रहा हूँ। ये हमें लेक्चर लेना है पर क्विजेस साथ करना है। मैंने कल ही स्टैट्स निकलवाए सोले से, मतलब हमारे 700 to 800 के एडमिशन्स के अंदर अभी भी मैक्सिमम क्विज का जो लेवल गया ना 300 गया है। बाकी ये 500 जो जिन्नात हैं वो कहाँ मरे हुए हैं, या तो वो पता नहीं देख रहे हैं लेक्चर, नहीं देख रहे, समझ ही नहीं आ रही बात, या तो मेरे को लगता है मैंने मिठाई की दुकान खोली हुई है, भूत आके खरीद के जा रहे हैं। मतलब मैं अल्लाह की कसम में कह रहा हूँ, है कौन ये लोग भाई, क्यों नहीं करते ये लोग, है कहाँ? 500 लोगों ने लेक्चर तो देखे होंगे, क्विज अटेम्प्ट करने में गया, या तो 500 के 500 ये समझते हैं कि हम बहुत चीते हैं, फिर ये 500 उसी कैटेगरी में होते हैं जो पास नहीं होते। तो मेरी रिक्वेस्ट ये, खुदा के वास्ते ऑनलाइन वालों आप सबसे क्विजेस को बहुत सीरियसली लो, क्योंकि एक टीचर अगर डेडिकेटेडली तुम्हें पढ़ाता है ना, तो वो डेडिकेशन के साथ क्विजेस में न्यू थिंग्स इम्बिड करता है। आपने लीजेस में देखा होगा, लीजेस में कितनी चीज़ें थी नहीं, ईयर एंड अलग हो गया, लीज पीरियड अलग हो गया, तो वो सारी चीज़ें देखते हैं तो समझ आती हैं। अगर अटेम्प्ट नहीं किया वो पेपर में आ जाए तो क्या वहाँ पे दिमाग चलेगा? कभी नहीं। यानी उस पर पाँव रखो, पहले उस वाले पे, बराबर वाले पे पाँव रखो, यानी बराबर वाले पे पाँव रखो, आप खींचो। ये एक्सपर्ट है ना, ये रहा, देगा। अच्छा जी, उमर पूछ रहे हैं कि सर आपके लेक्चर के बाद कितनी देर सेल्फ स्टडी? देखो बात समझो, आप मेरा लेक्चर ले लें, आपने क्विज कर लिया ना, आपको सेल्फ स्टडी करने की FAR 2 की नीड नहीं है। रीजन बीइंग जो आप घर पे करते हैं वो आपने किस में कर लिया? क्विज में। अब आप बात समझें, बेवकूफ़ी क्या है? बेवकूफ़ी यह है कि आपने लेक्चर लिया और आप घर जाके फिर वही रिवाइज करना। वो भाई उसी जैसे सवाल करो। सवाल करना बेहतर है या वो लेक्चर लेना बेहतर है? सवाल करना बेहतर है। तो फिर वरना लेक्चर आपने ले लिया ना यहाँ पे, तो आपको घर जाकर वापस से लेक्चर लेने की नीड नहीं है। और मैं अगेन आज ही से आप सबको बता देता हूँ एक बात, तो आपने प्लीज़ भेजे में फिक्स कर लें ये वाली बात, खुदा के वास्ते। जो पिछले टॉपिक हो चुके हैं उन टॉपिक्स का आपने रोज़ एक सवाल करना है। ये मैं FAR 1 में भी स्ट्रेटजी बताता हूँ। आप मुझे बताएं, IFRS 9 पूरा रोज़ रिवाइज करूँ या IFRS 9 का एक सवाल करूँ? एक सवाल करूँ। अच्छा, एक सवाल से क्या IFRS 9 रिवाइज हो जाएगा? यस। कॉन्सेप्ट तो वही है ना, तो आपको क्या रिकॉल करने की नीड है या खुद ही हो जाएगा? खुद ही हो जाएगा। तो यार रिक्वेस्ट है मेरी, इससे लर्निंग कर्व का इम्पैक्ट भी आता है कि आपका टाइम क्या होता रहेगा? कम होता रहेगा, एक सवाल की अटेम्प्टेबिलिटी की वजह से। सही जी, आपने सर प्रैक्टिस अच्छी थी बट पेपर अटैम्प्ट सही नहीं हुआ, कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। हाँ तो बिल्कुल, जब कुछ क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग गया तो उसको हल करने का एक तरीका है कि आप अटेम्प्ट वाइज पास पेपर करें। अटेम्प्ट वाइज का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा मॉक सॉल्व करें। यानी जिस बच्चे को ये मसला है ना कि पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता पेपर या किसी में ज़्यादा टाइम लगता है, तो उसके लिए क्या हल है? अलग अलग सवाल करना या पूरी अटैम्प्ट करना? पूरी अटैम्प्ट करना। तो इस बार हमने कोशिश भी ये की है कि 3 से 4 मॉक लगाएं। सही है ना? तो फिर अकॉर्डिंगली टाइम की असेसमेंट होगी। ठीक है सर, हम शुरू करते हैं अपना कंसोलिडेशन का चैप्टर। देयर इज नॉट अ सिंगल अटेम्प्ट जिसमें क्या नहीं आया हो। कंसोलिडेशन यानी आप ये समझें कि ये पेपर की जान है। हमेशा 18 नंबर, 19 नंबर, 20 नंबर का सवाल आता ही आता है। तो अगर एक बच्चे ने एग्जाम के अंदर, सही है जी, अगर एक बच्चे ने एग्जाम के अंदर कंसोलिडेशन का सवाल टैली कर लिया तो मतलब आप समझें उसका 20% पेपर हो गया। मैं आपको बाखुदा बता रहा हूँ, मैंने FFR के पेपर में अपना कंसोलिडेशन का सवाल टैली किया था। टैली इन द सेंस, अब ये भी नहीं कह रहा कि मैं को बहुत चीता हूँ, हो गया था मुझसे और मेरे को खुद यकीन नहीं आता क्या किया है मैंने। जब हो गया मुझसे तो 25 नंबर का सवाल था, मतलब आधा पेपर मेरा क्या हो चुका था? पास हो चुका था। फिर मैंने टुक टुक खेला,
मैंने कहा पहले 10 नंबर वाला सवाल अंदर करो, फिर 7 नंबर वाला, और फिर मैंने एक 15 नंबर वाला उठाया, उसके बाद मैंने फायरिंग की। तो स्ट्रेटजी होती है कि आपने जितना करना है उतना सही करना है। मैं हमेशा बच्चे को कहता हूं डोंट गो फॉर कि भाई आपने सब करना है। भाई आपको जो करना है ना पहले वो सही करो। अगर आप मैक्सिमम पे जाओगे तो हो सकता है कि जो सही भी आ रहा है उसको क्या कर दो, पर ऐसा भी नहीं है कि सर ने कहा जो करना है सही करना है, एक सवाल पे 2 घंटे लगा दिए। सर ने कहा था सही करना है, तो भाई टाइम मैनेजमेंट अपने हिसाब से। खैर बिस्मिल्लाह करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन की। पहले इसका आइडिया लेते हैं थोड़ा सा। बिजनेस कॉम्बिनेशन का मतलब यह है कि एक एंटिटी अगर दूसरी कंपनीज को एक्वायर करे, एक एंटिटी दूसरी कंपनी को क्या करे, तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर करती है और अगर वो कंपनी एक्वायर करके सामने वाले को कह रही है कि भाई मैंने उस कंपनी के 100% शेयर्स खरीद लिया। अगेन बात समझिएगा, मैं कंपनी हूं, कंपनी एबीसी, और कंपनी एबीसी ने ऑल टुगेदर कंपनी XYZ के 100% शेयर्स को खरीद लिया, तो क्या मैं कह सकता हूं कंपनी एबीसी तो अपनी कंपनी की मालिक है ही है, साथ साथ दूसरी कंपनी की भी मालिक है। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? वापस से रिपीट कर रहा हूं, बहुत सुकून से बेसिक बनानी है आज। मैंने कहा कंपनी एबीसी तो अपनी कंपनी की मालिक है ही है, इस कंपनी ने उस कंपनी के सारे शेयर्स खरीद लिए, तो अब ये एक कंपनी क्या उस कंपनी की भी मालिक हो गई? इस कंपनी को हम कहते हैं कि ये कंपनी उसको कंट्रोल कर रही है, क्योंकि उस कंपनी के कितने % शेयर्स खरीद लिए? अभी 100%। अभी हम बात कर रहे हैं 100% की। कितने % शेयर्स खरीदे? 100%। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जब मैं एनुअल जनरल मीटिंग में बैठूंगा तो क्या कोई और डिसीजन ले पाएगा या सब मेरे पास है? हाँ भाई जल्दी बताओ, क्या कोई और डिसीजन ले पाएगा या सब मेरे पास है? सब हमारे पास है, एबीसी के पास है। अच्छा, तो अब कहने का मकसद यह है कि एबीसी कंपनी इज द कंट्रोलिंग ओनर ऑफ XYZ कंपनी। साथ साथ बोलोगे एबीसी कंपनी इज द कंट्रोलिंग ओनर ऑफ XYZ कंपनी। यहां तक क्लैरिटी है? चलिए जी। अच्छा, जब एबीसी कंपनी कंट्रोलिंग ओनर है XYZ कंपनी की, तो अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। कंक्लूजन ये है कि IFRS 3 बिजनेस कॉम्बिनेशन आपको यह कहता है कि जब आप बीइंग अ कंपनी किसी और कंपनी को कंट्रोल करते हैं तो वो भी आप ही का सरमाया है। नहीं, यही बात समझ भाई, आप बीइंग अ कंपनी जब किसी और कंपनी को कंट्रोल करते हैं तो वो भी आप ही का सरमाया है। तो आपने अपने अकाउंट्स तो बनाने ही बनाने हैं, आपने अपने अकाउंट्स तो बनाने ही बनाने हैं, पर आपने एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाने हैं, जिसको हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या कहते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, अब बात समझिएगा, IFRS ने ये क्यों किया? IFRS ने इसलिए किया ताकि एक शेयर होल्डर को पता लगे कि उसकी टोटल वेल्थ कितनी है, उसकी टोटल वेल्थ। अब मैं आपसे पूछूं, एबीसी कंपनी की वेल्थ सिर्फ क्या एबीसी कंपनी है या XYZ कंपनी भी है? अच्छा, वाई यू आर सेइंग XYZ कंपनी भी है? क्योंकि 100% शेयर्स है, 100% कंट्रोल है। तो वो कहता है एक तो अलग अलग एफएस बनाओगे, उसमें तो कोई एग्जेम्पशन नहीं है, पर आप एक और एफएस बनाएंगे जिसका नाम क्या है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पहले बताओ ये बात समझ आती है? चलें जी, अब इसी पैरामीटर को लेके आगे चलते हैं। अब जल्दी से बता दो ऑनलाइन वालों, यहां तक की बात क्लियर है? बिल्कुल वही आसान है। ओके गुड। हमने कहा सर ये पराचर लिमिटेड है और हमारे बराबर में आ रही है कौन सी लिमिटेड? गौहर लिमिटेड। अच्छा, पराचर लिमिटेड ने क्या किया? इस कंपनी के जो सामने वाली कंपनी है 55% शेयर होल्ड किए, उसके खरीदे। कितने %? 55%। अच्छा, अब जो भी मैं बातें कहूंगा ना आपने क्लैरिटी के साथ सुनना है, क्योंकि इसमें इतना सा भी डेविएट हुए। ये 250 पेजेस का स्टैंडर्ड है, मैंने इसकी एक एक इलस्ट्रेशन को सवालों में कन्वर्ट किया है। जैसे लाइक कैश फ्लो, कि हम एक एक इसमें क्या करते जाएंगे? ऐड करते जाएंगे। तो आपने बहुत फोकस सुना, इसमें एक भी क्लास डिस्कनेक्ट हुई अगली में शक्ल नहीं दिखाना, रिकॉर्डिंग लेके आना, वरना नहीं समझ आएगा। इधर फोकस के साथ। पराचर लिमिटेड ने कितने % शेयर्स खरीदे? 55%। अब मैं आपको थोड़ा कंपनी लॉ के एक्सपेक्ट के ऊपर लेके जाता हूं और लीगल फॉर्मेलिटीज पे भी लेके जाता हूं। अगर हम एक मीटिंग में बैठे हैं, अगर हम एक
मीटिंग में बैठे हुए हैं, सही है जी, और मीटिंग में डिसाइड हो रहा है कि क्या करना चाहिए। अब बात समझिएगा, मीटिंग में डिसाइड हो रहा है कि क्या करना चाहिए, यहां पे ये इन्वेस्ट करें नहीं करें कुछ भी है, मैं आपको बताऊं अभी भी मेरी चलेगी, क्योंकि मेरी ओनरशिप कितनी है, आप बोले 55 नहीं 50% प्लस, कितनी, अच्छा हम तो ये कहते हैं ना मेजॉरिटी प्रिवेल्स। आप क्या कहते हैं भाई, अगर हम किसी वोटिंग ले रहे हैं तो हम कहते हैं भाई जिसके ज्यादा वोट होंगे वो जीत गया, भाई जिसके ज्यादा वोट होंगे। तो कंपनी में जो डिसीजन मेकिंग होती है लाइक इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशन, या यहां करना है कौन सा बिजनेस करना है, उसके लिए भी तो डिसीजन मेकिंग के लिए पावर होगी ना, और पावर किसके पास होगी, जिसके पास शेयर्स ज्यादा होंगे। लॉजिकल सी बात है, आप आज अपने दोस्त के साथ बिजनेस खोलें और आपका स्टेक उसमें ज्यादा है, तो क्या उसकी चलेगी आपकी चलेगी, हमारी चलेगी, क्योंकि हमारी ओनरशिप क्या है, ज्यादा है। पहले बताओ यहां तक की क्लैरिटी है, पक्की बात है क्या है। अब इस इलस्ट्रेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। पराचर लिमिटेड ने गौहर लिमिटेड के अंदर कितने % ओनरशिप की हुई है। अच्छा, अब कहने को मेरी ओनरशिप 55% है, बट बात खुदा मेरा कंट्रोल 100% है, मेरा कंट्रोल 100% है। पहले बताओ ये बात क्लियर है, चले जी। अच्छा, आप मुजम्मिल मोहम्मद अहमद कह रहे हैं सर व्हाट अबाउट डिसीजन रिक्वायरिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। मैं कह रहा हूं चलो मुझे एक बात बताओ, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन भी चाहिए होगा तो क्या इसके बगैर हो सकता है, नहीं इसके बगैर नहीं हो सकता। तो टेक्निकली मोहम्मद अहमद इस बात को समझो कि एनी डिसीजन मेकिंग रिक्वायर देयर अप्रूवल, एनी डिसीजन मेकिंग रिक्वायर देयर अप्रूवल। तभी ये मालिक तो है, पर ये मालिक कहलाएगा कंट्रोलिंग मालिक। क्या कहलाएगा, वापस बोलो क्या कहलाएगा, कंट्रोलिंग मालिक, कंट्रोलिंग ओनर। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है, ऑनलाइन वालों आप बता दो जल्दी से, सारे बच्चे साथ साथ, कंट्रोलिंग ओनर है। अच्छा, आप एक और चीज समझें, इस केस के अंदर भी अभी मैं कुछ बातें करूंगा तो आपने भेजे में फिक्स करनी है, क्योंकि अकाउंटिंग अभी हमने सीखी नहीं है। इस केस के अंदर भी पराचर लिमिटेड को यह कहा गया कि भाई जब तुम किसी कंपनी में 50% से ज्यादा ओन करोगे तो आप बन जाएंगे उस कंपनी के कंट्रोलिंग ओनर। आप क्या बन जाएंगे, और कंट्रोलिंग ओनर को IFRS 3 की जबान में कहा जाता है पेरेंट एंटिटी। क्या कहा जाता है, पेरेंट एंटिटी। आप बाद में कॉपी कीजिएगा और फिर उस पर लिखिएगा भी वापस से। कंट्रोलिंग ओनर कौन है, पराचर लिमिटेड। अच्छा, अगर मैं IFRS की जबान में कहूं कंट्रोलिंग ओनर कौन है, पेरेंट, और वो जो गौहर लिमिटेड है वो उसकी क्या है, सब्सिडरी है। अच्छा, पेरेंट एंटिटी वो इसलिए है क्योंकि दिस पेरेंट हैज अ डिसीजन मेकिंग पावर। अच्छा, डिसीजन मेकिंग किसी के साथ मिलके या अकेला ही कर सकता है, अकेला क्यों सर, 100% तो नहीं है सर, 50% से ज्यादा है, तो क्या ये कंट्रोलिंग ओनर हो गया है, सही है जी, ओके। अब आगे हमने कहा कि सर अब पराचर लिमिटेड को यह कहा गया कि अब भी अगर तुम्हारी 100% ओनरशिप नहीं है तब भी वो भी तुम्हारा ही सरमाया है, क्योंकि तुम्हारे बगैर, तुम्हारे डिसीजन के बगैर कुछ हो नहीं सकता। अब भी तुम्हें कंसोलिडेशन करनी है, अब भी कंसोलिडेशन करनी है, पर कंसोलिडेशन कितने % होगी, गलत, 100%। कंसोलिडेशन कितने % होगी। अच्छा, अब एक व्यू लेते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग तो मैंने शुरू नहीं की ना, अकाउंटिंग करूंगा तो ये चीज और ग्रिप में आएगी। अब बात समझते हैं। मैंने कहा पराचर लिमिटेड को कहा गया तुम गौहर लिमिटेड को अपने कंपनी के अंदर कंसोलिडेट करो, एक कंबाइंड एफएस बनाओ, पर कितने %, 100%। तो हमने सवाल पूछा कि भाई मैं 100% कैसे बनाऊं, क्योंकि मेरी ओनरशिप 100% नहीं है। अब लॉजिक समझो IFRS की। IFRS कह रहा है कि बेटा आपकी ओनरशिप मानता हूं 100% नहीं है, बट आपके उस तमाम एसेट्स के ऊपर कंट्रोल 100% है, आपकी परमिशन के बगैर उसका एक एसेट बिक नहीं सकता। नहीं, यही बात समझ आ गई भाई, आपकी परमिशन के बगैर उसका एसेट नहीं बिक सकता, आपकी परमिशन के बगैर आगे फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इवन दो मेरी ओनरशिप 55% है बट मेरा कंट्रोल कितना है। तो आप खुद सोचें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मैं सब्सिडरी के बैलेंसेस को जब अपने पास लेकर आऊंगा तो क्या वो बैलेंसेस 55% के हिसाब से लाऊंगा या 100% के हिसाब से, 100% के हिसाब से। उसकी लॉजिक है, उसके हर एक एसेट पे मेरा राइट कितना है, गलत, मैंने उल्टा बोल दिया, राइट नहीं, राइट कितना है 55%, कंट्रोल कितना है 100%। तो सर ये तो नाजायज हो गया, नाजायज नहीं हुआ। जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना, आगे की बात बता रहा हूं, जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा
तो बैलेंस शीट में एसेट्स पूरे लेके आऊंगा और नीचे एक हिस्सा दिखाऊंगा उन शेयर होल्डर्स का जो बकाया शेयर होल्डर्स हैं, जिसको हम कहते हैं एनसीआई। क्या कहते हैं? एनसीआई का मतलब है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? मैं कौन सा हूं? कंट्रोलिंग पार्टनर, कंट्रोलिंग ओनर। वो कौन है? नॉन कंट्रोलिंग। अच्छा, उसको नॉन कंट्रोलिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उसके, अच्छा अगर वो 10,000 शेयर होल्डर्स भी हैं तब भी कुछ कर सकते हैं। क्यों? सब मिल भी जाएं तो आपके अगेंस्ट नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि उनके पास कंट्रोल नहीं है। अब वापस से एक समरी बनाते हैं इसकी। मैंने कहा आपको आज के बाद देखिए, इसने उस कंपनी में 52% होल्डिंग की हुई है, या जैसे यहां लिखा हुआ है 55% की हुई है। अच्छा, ये कंपनी उसकी क्या बन गई? पेरेंट एंटिटी। क्या ये कंसोलिडेशन करेगी? यस है। कितने परसेंट? तो ये तो एनसीआई के साथ जो दूसरे शेयर होल्डर नाजायज हो गया। नहीं, आप बोलेंगे ये पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप है। ग्रुप का मतलब होता है पेरेंट और सब्सिडरी। ग्रुप का मतलब क्या होता है? अभी एक एक करके ऐड करते हैं इसके अंदर। ग्रुप का मतलब होता है पेरेंट और सब्सिडरी। अच्छा, पेरेंट और सब्सिडरी मिला दो तो पूरा ग्रुप बन गया। इस ग्रुप के अंदर पेरेंट बताएगा कि भाई ये पूरा ग्रुप मेरा है, इसमें तुम्हारा हिस्सा इतना है। नहीं, ये बात समझ। ग्रुप कौन है? पेरेंट और सब्सिडरी। अच्छा, कंसोलिडेशन कर कौन रहा है? पेरेंट बोल रहा है मैं अपने एसेट्स का मालिक हूं, इसके एसेट्स का भी मालिक हूं, ले आओ उधर, शाबाश। क्योंकि कंट्रोल कितना है? 100%। तो मैं बोल रहा हूं ये पूरा सरमाया मेरा है। इस सरमाए को मैं कहता हूं ग्रुप। क्या कहता हूं? ग्रुप कहता हूं। अच्छा जी, फिर ग्रुप की डेफिनेशन है, ग्रुप इज सम ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी। ग्रुप इज सम ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी। अच्छा, मैंने कहा ये पूरा मेरा ग्रुप है। अच्छा, इस ग्रुप के अंदर जो सब्सिडरी है उसमें एक हिस्सा किसका है? एनसीआई का। उसमें एक हिस्सा किसका है? एनसीआई का। तो क्या इसमें नाजायज बात है? नहीं। आप क्या क्या कंसोलिडेशन के पैरामीटर को समझो। कंसोलिडेशन हो क्या रही है? मेरे एसेट्स उसके एसेट्स, साथ साथ मेरे एसेट्स उसके एसेट्स, उसके किसके? सब्सिडरी के। इन दोनों को मिला दो तो ये क्या बन गया? पेरेंट सब्सिडरी का ग्रुप बन गया। क्या बन गया? आप कभी नाम सुनेंगे मार्केट में ग्रुप एंटिटी, तो ग्रुप एंटिटी का मतलब होता है पेरेंट और उसकी सब्सिडरी। साथ साथ बोलेंगे पेरेंट और उसकी। अच्छा, अगर मैं सब्सिडरी के अंदर 55% होल्ड कर रहा हूं तो कंसोलिडेट कितना किया? 100%। तो सही है, तो नाजायज हो गया? नहीं, आप उस नाजायज नहीं कर रहे उसके साथ, आप उसका हिस्सा उसको अलग से दिखा रहे हो कि इस पूरे एसेट्स के अंदर ये सारे एसेट्स का कंट्रोल तो मेरा है, बट उसमें से तुम्हारा हिस्सा इतना बनता है। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? सही किया। सही किया, उसका हिस्सा दिखाना है। पर उस, अच्छा अगर मैं कहता मेरी 100% ओनरशिप है तो क्या कोई एनसीआई होता? तो उसमें कोई हिस्सा दिखाते? नहीं। पर वो कैसे दिखाएंगे? क्या भी सीखा? नहीं सर, एक व्यू पॉइंट बना रहा हूं कि व्हाट डज इट एक्चुअली मीन बाय कंसोलिडेशन। पहले बताओ, यहां तक की क्लैरिटी है? पक्की बात है? एक मिनट रुकिएगा, ऑनलाइन वाला जल्दी बता दो। क्लियर है? जल्दी से सारे बच्चे। गुड। अच्छा भाई, यहां पे 2-3 लाइनें लिखी हुई हैं, ये देखिएगा। हमने कहा कि भाई जब उसने एक्वायर किया 55% शेयर होल्डिंग, तो मैंने क्या ऑब्टेन कर लिया? कंट्रोल। अब देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, नॉट अ सिंगल डिसीजन कैन बी मेड विदाउट पराशर लिमिटेड। तो हम जब इसको सम करके बनाएंगे तो वो बन जाएगी कंसोलिडेटेड पोजीशन। क्या बन जाएगी? अच्छा, कंसोलिडेटेड पोजीशन में पेरेंट के एसेट्स भी होंगे और पर सब्सिडरी के एसेट्स पे कंट्रोल मेरा 100% है, पर राइट 55% है। तो जो बकाया राइट है वो किसका है? तो 100% एसेट्स अपने पास लेके आ जाऊंगा और बोलूंगा इसमें से तुम्हारा हिस्सा इतना है। तो कोई नाजायज बात नहीं है। पर क्योंकि सरमाया मेरा है तो मैं अपने पास दिखा रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं सरमाया मेरा है क्योंकि कंट्रोल हमारा है। बात क्लियर है? अब पूछो। नहीं लिखा हुआ होता। तो मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब है मेडिकेम जो कंपनी है उसके नीचे बहुत सारी क्या होंगी? सब्सिडरी होगी। बिल्कुल, मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब समझते हो? ग्रुप का नाम है। सही है जी। तो मेडिकेम के नीचे सब्सिडरीज होंगी, तो वो ये सिखा रहा हूं मैं। सही है? अरे मेरी जान, ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब क्या है ये समझो ना। ग्रुप ऑफ कंपनीज का मतलब है उसके अंदर बहुत सारी एंटिटीज आ रही हैं, और वो बहुत सारी एंटिटीज क्या है? पेरेंट और सब्सिडरी। अब उसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई ना कि पेरेंट कौन सी है और सब्सिडरी कौन सी है। अच्छा, मैंने कहा 4 कंपनीज हैं, ये चारों ग्रुप कंपनीज हैं। अब उसमें से आप आइडेंटिफाई करेंगे ना पेरेंट कौन सी है और सब्सिडरी कौन सी है। पहले बताओ, बात क्लियर है? इसको कॉपी कर लें जल्दी से। अच्छा भाई, आप एक बात के जवाब दें। यहाँ पे ताहा सिद्दीकी पूछ रहे हैं कि सर अगर 50% ओनरशिप होगी तो क्या कंट्रोल आ जाएगा? क्यों?
इसको 50% होगी तो हम कहेंगे ज्वाइंट कंट्रोल है, क्योंकि अगर सामने वाला बंदा कुछ चाहेगा तो उसको मेरी रजामंदी चाहिए होगी और मैं कुछ चाहूंगा तो उसकी रजामंदी, क्योंकि 50% प्लस पे फैसला होगा। तो कंट्रोल कब आता है, 50 पे या 50 प्लस पे? 50 प्लस पे। बेसिकली जो कंसोलिडेशन में सीखना है वो सीखना यह है कि सर बेसिक कंसोलिडेशन में बैलेंस शीट आती है और पीएनएल आता है। जब आप आगे से ये फाइनल में जाएंगे तो उसमें कंसोलिडेटेड कैश फ्लो भी है, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी है, जो आपको बहुत अच्छी आती है, मुझे वैसे भी पता है ना, आईए सीट। खैर, पर वो अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे वो एप्लीकेबल नहीं है। तो आपकी बचत है कि आपने सिर्फ बैलेंस शीट को देखना है और पीएनएल को, पर बचत ही वो वाली बचत नहीं, ये बैलेंस शीट भी खतरनाक बैलेंस शीट है और ये पीएनएल भी खतरनाक पीएनएल, बट वी विल मेक इट डेफिनेटली ईजी। पर आपने हर क्लास बहुत अटेंटिवली लेनी है। अच्छा जी, तो कितने टॉपिक्स हो गए? 4 टॉपिक्स हो गए अब तक सौलिया अब तक, और 4 टॉपिक के नाम बता देता हूँ। IFRS 9, IFRS 16, IFRIC 1 और IFRS 8। 50% प्लस हो तो कंट्रोल हो, बिल्कुल। अच्छा, आप मुझे एक बात बताएं, जल्दी से कंक्लूजन की तरफ जाते हैं प्लीज़। हाँ, मुझे सब आप एक बात पे गाइड करें। अगर मैं कहूँ मेरा 55% की ओनरशिप है तो मेरा राइट कितना है? राइट, बात समझें, राइट 55% है, राइट 55% है, कंट्रोल कितना है? अच्छा, आप खुद सोचें, इसको यूँ लॉजिकली समझते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ में होता है, क्योंकि मैं तो मर्जर एक्विजिशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता हूँ ना, तो इस चीज़ को समझो। मैं ये कह रहा हूँ अगर सामने वाली कंपनी डूब गई तो मुझे कितना हिस्सा मिलेगा? लॉजिकल बात है, राइट कितना है? 55%। पर मैं कह रहा हूँ कंट्रोल कितना है? कंट्रोल और राइट में फ़र्क है, कंट्रोल और राइट में फ़र्क है। बात क्लियर है? तो सर इस चीज़ में फ़र्क रखना है। कंट्रोल इज समथिंग डिफरेंट, राइट इज समथिंग डिफरेंट। कंट्रोल का मतलब है डिसीजन मेकिंग आपकी है। इसका हरगिज़ मतलब ये है कि वो कंपनी जो भी कमाएगी पूरा आपको मिलेगा। वो कंपनी जो भी कमाएगी आपको कितना मिलेगा? 55%। बात समझ, तो बाकी किसको मिलेगा? एनसीआई को। किसको मिलेगा? एनसीआई का फुल फॉर्म क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट या नॉन कंट्रोलिंग ओनर्स, उसको हम यूजुअली एनसीआई कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। सही है जी? सर बिजनेस कंसोलिडेशन कौन सा IFRS है? यानी IFRS 3 एंड IFRS 10। सही है जी? ओके, आगे लेके चलते हैं इसको। हमने कहा कंसोलिडेशन की डेफिनेशन मैं आपको बातों बातों में यूं बता चुका हूं, देखिएगा। प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ, बात समझिएगा, नहीं दिख रहा वहां पर? अच्छा, ऊपर चला गया। खैर, यहाँ पे उसका प्रोजेक्टर का मसला है, मैं रीड कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ ये है कि प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ सिंगल एंटिटी, यानी इसकी डेफिनेशन है प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ मैंने बोला भाई IFRS 3 खोला, मैंने बोला कंसोलिडेशन की डेफिनेशन क्या, तो लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्रुप एज अ, अच्छा मैंने बोला भाई ग्रुप क्या होता है, तो उसने बोला पेरेंट और सब्सिडरी। अच्छा, उसको यूं रीड कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ पेरेंट एंड सब्सिडरी एज अ सिंगल एंटिटी। क्या ये सिखाया? पक्की बात है। चलें जी, हमने कहा पेरेंट एंटिटी वो एंटिटी होती है जो सब्सिडरी को क्या करे? कंट्रोल करे। क्या गलत बात है? और सब्सिडरी एंटिटी कौन होती है? जिसको पेरेंट एंटिटी कंट्रोल करे। वापस से सुकून से समझें। मैंने कहा आपसे मैं पूछूंगा, क्योंकि मैं MCQs की भी कवरेज यहीं से करवा रहा हूं, मैंने कहा मैं आपसे पूछूं व्हाट डज इट मीन बाय कंसोलिडेशन। आप कहेंगे कंसोलिडेशन का मतलब है आप प्रेजेंट करते हैं ग्रुप को एज अ सिंगल एंटिटी। लॉजिक समझ आई? ग्रुप को एज अ सिंगल एंटिटी। मैं आपसे पूछूं ग्रुप में क्या आता है? पेरेंट एंड सब्सिडी। मैं आपसे पूछूं पेरेंट कौन होता है? जो सब्सिडी को क्या करे? कंट्रोल करे। सब्सिडी कौन है? दैट इज बीन कंट्रोल बाय पेरेंट एंटिटी। डेफिनेशंस क्लियर है? ये पूरी कहानी सुनाने का मकसद ये था कि यहां पे आ जाओ। चलिए जी आगे। हमने कहा कंट्रोल कब आएगा? जब आपके पास 50% प्लस 50% क्यों नहीं सर, वो ज्वाइंट कंट्रोल हो जाएगा। अच्छा, मैं एक आगे के लिए चीज़ सिखा देता हूँ, हो सकता है एग्जामिनर पूछे, ऐसी हरकत करनी नहीं चाहिए, अगर कर लिया आपके साथ तो आप मतलब घबरा जाएंगे। मैं एक एंटिटी का ऑडिट करता हूँ, सही जी, मतलब वो पब्लिकली डिस्क्लोज भी है तो उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। EFU जर्नल, EFU लाइफ की पेरेंट एंटिटी है, तो ये दोनों क्या हो गए? ग्रुप। वेरी गुड, ग्रुप हो गए ना। कंसोलिडेशन कौन करेगा? EFU जर्नल करेगा। सही है जी, यानी EFU जर्नल हैज टू प्रेजेंट पेरेंट
एंड सब्सिडरी एज अ सिंगल एंटिटी। अच्छा, जब मैंने EFU जर्नल के बाद समझिएगा, अच्छा आप उसको आपका उसको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बताता हूँ, ये भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है तो आई कैन लिटरली डिस्क्लोज। EFU जर्नल के EFU लाइफ के अंदर 47.5% शेयर होल्डिंग है। कितनी? अभी ये अमेजिंग बात है कि पेरेंट कैसे है, सुनिएगा। एक और शेयर होल्डर है EFU लाइफ का जो कि है JS बैंक, जहांगीर सिद्दीकी, ऐसा ही है ना? अच्छा भाई JS बैंक। अच्छा आप मुझे बात बताओ, ये जो EFU जर्नल है ये भी इसमें शेयर्स होल्ड कर रहा है, किसमें? लाइफ में। जहांगीर सिद्दीकी भी शेयर्स होल्ड कर रहा है 21%। कितने? 21%। पर EFU जनरल, अच्छा ये तो क्योंकि मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने प्रैक्टिकली बहुत चीज़ें देखी है ना, तो आपको ये सिखा रहा हूँ चीज़ें, तो इसको समझना है। EFU जनरल ने EFU लाइफ के कंट्रोल हासिल करने के लिए जहांगीर सिद्दीकी से एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप अपने वोटिंग राइट्स मुझे सरेंडर करते हैं, आप अपने वोटिंग राइट्स मुझे, इसको हम कहते हैं शेयर होल्डर एग्रीमेंट। क्या कहते हैं? अच्छा अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, हम किसी मीटिंग में बैठेंगे, किसकी चलेगी? EFU, तो उसके बाद शेयर्स तो 47.5 है। नहीं, आप कहेंगे शेयर्स 47.5 नहीं है, ओनरशिप 47.5 है, पर जब डिसीजन मेकिंग के लिए वोटिंग राइट्स हैं उसके भी मेरे पास हैं। यानी आप इस बात को समझें, अगर EFU जनरल होल्डिंग करके बैठा हुआ है 47.5 की और EFU लाइफ अगर डिविडेंड देती है तो वो 21% का डिविडेंड मुझे नहीं जाएगा, जहांगीर सिद्दीकी बैंक को जाएगा, JS बैंक को जाएगा। इस बात को समझिएगा, लॉजिक समझें। मैं यही तो कह रहा हूँ, देयर इज द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड कंट्रोल। ये इतनी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन थी कि भाई ग्लोबल ने बोला ये क्या चीज पकड़ी है, बात समझो। देखो खुद देखो इधर, मैंने ये कहा कि भाई EFU जनरल ने EFU लाइफ में कितने ओन किए हुए, EFU लाइफ डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, मुझे कितना मिलेगा? 47%, 47.5%। अगर डिविडेंड का 21% किसको मिलेगा? JS बैंक को। अब लॉजिकली समझो, EFU जनरल ने गेम क्या की, जहांगीर सिद्दीकी लिमिटेड को पकड़ा, उसने बोला भाई हम एग्रीमेंट करते हैं कि तुम अपने वोटिंग राइट सरेंडर कर रहे हो। जहांगीर सिद्दीकी ने कहा बेटा वापस बोलो, क्या? वोटिंग राइट्स, ओनरशिप नहीं सरेंडर कर रहा। तो यानी टेक्निकली डिविडेंड तो उसको मिलेगा, पर जब डिसीजन मेकिंग की बात आएगी वो कंट्रोल किसके पास है? EFU के पास। तो EFU के पास टेक्निकली जो वोटिंग राइट्स होगा वो 47.5 नहीं है, 47.5 प्लस 21%। तो क्या 50% क्रॉस हो गया? पर राइट कितना है? अरे नहीं जानी, राइट 100% नहीं है, राइट कितना है? 47.5, 47.5। अच्छा, हसान आदिल कह रहे हैं कोई अपना वोटिंग राइट किसी और को क्यों देगा भाई? जाहिर सी बात है, अगर जैसे यूं एग्जांपल ले लो कि मेरी वाइफ है और वो मुझे बुद्धि से पढ़ के कहे कि अपने वोटिंग राइट सरेंडर करो, मैंने कहा मैं ही सरेंडर हो गया हूँ, वोटिंग राइट किया, तो वोटिंग राइट सरेंडर किया, पर मैंने कहा बेगम देखो बात यह है कि पैसे मेरे पास आएंगे, वो तुम उड़ा दोगे शॉपिंग में, पैसे मेरे पास आएंगे, वोटिंग राइट जो डिसीजन लेना चलो, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो समझने की बात यह है कि अच्छा फिर वो एक, ये तो खैर तफरीह में तुम्हें बता दिया, वोटिंग राइट सरेंडर बंदा इसलिए करता है क्योंकि आपके बिजनेस रिलेशंस भी होते हैं। एग्जांपल देता हूं इसकी, ऐसा भी तो हो सकता है ना, EFU जनरल ने इंश्योरेंस प्रोवाइड की हुई हो जहांगीर सिद्दीकी को, और जहांगीर सिद्दीकी ने कहा कि भाई मेरा तो इतना बड़ा ग्रुप है, जहांगीर सिद्दीकी पूरा ग्रुप है जिसमें JS बैंक आता है, सही है जी, और आप ये कहें कि भाई उसकी नीचे म्यूचुअल फंड्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं उसकी। ये भी तो हो सकता है कि जहांगीर सिद्दीकी ने कहा हो कि तुम हमें जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करोगे वो एक कंपनसेटेड रेट्स पे करोगे, डिस्काउंटेड रेट्स के ऊपर। तो इस बिहाफ पर मैं तुम्हें कह रहा हूँ चलो यार मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, मुझे अच्छा बात होगा, ये भी होता है, बिजनेस रिलेशन होता है ना, ताल्लुकात होते हैं डायरेक्टर्स के आपस में, तो वो जहांगीर सिद्दीकी के डायरेक्टर्स को कह रहे होंगे कि भाई सही है यार, ये कंपनी तुम्हें वोटिंग राइट सरेंडर कर रही है, हमें सिर्फ डिविडेंड से मतलब है, बिजनेस चलाने से मतलब नहीं है। अब मैं तुम्हें लॉजिक समझाता हूँ उसके पीछे मंतक क्या थी। वोटिंग राइट सरेंडर इसलिए हुए थे क्योंकि जहांगीर सिद्दीकी एक बैंक है, उसको इंश्योरेंस के बिजनेस की नॉलेज, पर वो तो शेयर रख के बैठा हुआ है इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से, उसको डिविडेंड से मतलब है, उसको बिजनेस चलाने से मतलब, बिजनेस किसको चलाने आता है? जनरल को, क्योंकि वो इंश्योरेंस के लीडर्स है मार्केट में। उसने शेयर सेल कर दी है तो इसके वोटिंग राइट लेंगे, तो सब्सिडी नहीं रहेगी, बेच सकता है ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, राइट उसके पास है, ओनरशिप किसके, उसके लिए वोटिंग राइट किसके पास है? EFU जनरल के पास। पर जो मुझे डिविडेंड मिलेगा वो किसको मिलेगा? JS को। दोनों में फर्क क्लियर है? अच्छा भाई, अब सौलिया कह रही है इसमें कोई एथिकल इशू नहीं आता। भाई एग्रीमेंट है, एथिकल इशू कैसे आएगा? भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप और मैं बैठे हुए, सुनना समझना बात,
मैं किसी बंदे के साथ एक नया वेंचर लगा रहा हूँ, एक कंपनी लगा रहा हूँ, सामने वाला मुझे बंदा कह रहा है कि यार जानी एक काम कर, मैं अपने वोटिंग राइट भी तुझे सरेंडर करता हूँ। अच्छा मैंने 40% स्टेक लगाया, तो क्या मैं कंपनी का कंट्रोलिंग ओनर हूँ या नहीं हूँ? नहीं हूँ। मैंने दोस्त को बोला कि भाई देखिए मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने इतनी कंपनीज देखी हुई हैं, अगर काम करना है मेरे साथ तो वोटिंग राइट सरेंडर कर, क्योंकि मैं ये नहीं करूंगा बार बार तेरे पास आऊंगा कि भाई ये करना है हाँ या ना बोल तो आगे चलेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं होगा। उसने बोला सही है, मैंने तेरे को वोटिंग राइट सरेंडर किया। मैं भी होशियार, मैंने बोला शेयर भी सरेंडर किया। बोला निकल यहाँ से, शेयर सरेंडर नहीं किए, सिर्फ क्या सरेंडर किए? वोटिंग राइट्स। तो अगर कोई हम कमाएंगे तो उसका 60% उसको जाएगा, 40 किसको जाएगा, पर डिसीजन कौन लेगा? मैं लूंगा। बात क्लियर है? ऑनलाइन वाला क्लियर है? अच्छा तो हसन आदिल कह रहे हैं इस केस में कंसोलिडेशन कौन करेगा? ईएफयू जनरल करेगा, हालांकि उसकी ओनरशिप कितनी है पर कंट्रोल कितना है? 100%। भाई लॉजिक समझ आई? क्या ये कॉम्प्लेक्स केस बताने की मतलब जरूरत इसलिए पेश आई, हो सकता है एग्जाम में तुम्हें घुमा दे और तुम्हें कंट्रोल ही समझना है, तो कंट्रोल समझने के लिए दिस एग्जाम्पल इज वेरी रेलेवेंट फॉर यू गाइस। पहले तो बात क्लियर है। अब एक दो सवाल के जवाब दे देते हैं। अच्छा एक और बता दो, इसका तुम जवाब दोगे जानी जल्दी, इधर 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 इधर। एनसीआई में कितना शो करेंगे? एनसीआई में कितना शो करेंगे? 53 या 52.5? 47.5 था ना उसका, तो कितना शो करेंगे? तो लॉजिकल बात है भाई, आप ये कहेंगे हाँ मैं कंट्रोल कर रहा हूं, पर जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट है उसका हिस्सा इतना है, तो ये तो नहीं। अच्छा अगर 21% भी आपने अपना हिस्सा दिखा दिया तो आप ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट्स पे राइट भी 21% मजीद है, जबकि प्रॉफिट पे राइट 21% मजीद नहीं, आपको सिर्फ वोटिंग राइट मिले। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वोटिंग राइट्स एंड प्रॉफिट राइट्स। बात क्लियर है? ऑनलाइन वाला बता दो क्लियर है जानी, जल्दी से सारे बच्चे एक साथ जी। किसके शेयर खरीद ले? फिर अबे भाई लॉजिकल सी बात है, अगर ईएफयू, ये तो तुम कॉम्प्लेक्स ग्रुप की बात कर रहे हो सी फाइनल की। मैं एक बात बता देता हूँ भाई, एक सवाल बच्चे का सवाल आया कि भाई सर अगर ईएफयू जनरल ऑल टुगेदर किसको खरीद ले तो चलसी वो भी उसकी सब्सिडी हो जाएगी ना, इसमें मुश्किल क्या है? नहीं बात समझे तुम? तो वो भी उसकी सब्सिडी, तो ग्रुप कंपनीज में कितनी हो गई फिर? 3, ईएफयू जनरल, लाइफ और खत्म हो गई बात। अरे मेरी जान 55% खरीद ली तब भी क्या हो गई? आप कॉम्प्लेक्स क्यों करते हो चीजों को? मैं कह रहा हूँ सिंपल तो सोचो पहले, फिर कॉम्प्लेक्स पे जाना। उसूल है इसमें भाई, मैं 50 कंपनियों में 51% लेके बैठा हूँ, सब क्या है मेरी सब्सिडी है। लॉजिकल बात है, इसमें अपने आप के दिमाग में, छोटे से दिमाग पे इतना फोर्स नहीं डालना है। सही है? ओके सर, अगर इसको ऑडिट पर्सपेक्टिव से देखें तो ईएफयू जनरल और जेएस बैंक रिलेटेड पार्टीज बन गई। बिल्कुल है, बिल्कुल है रिलेटेड पार्टीज। कॉमन डायरेक्टर्स की वजह से भी क्या बन जाती हैं? रिलेटेड पार्टी बन जाती हैं। पर क्या है, उसको ऑडिट नहीं सीख रहे अभी, हम क्या सीख रहे हैं? अकाउंटिंग। ऑडिट में, ऑडिट की क्लास में बात करेंगे। चलें जी आगे। मैं कहा सर बिकॉज नो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कैन बी पास विदाउट मोर देन 50% मेजोरिटी। पहले बताओ बात क्लियर है? आगे लेके चलते हैं यार। सवालिया मैं वापस बता देता हूँ, ईएफयू जनरल अपने पास कंसोलिडेशन 100% करेगा और एनसीआई को दिखाएगा 52.5%, क्योंकि एनसीआई को जो पैसे मिलेंगे वो कितने मिलेंगे? 52.5%। इसको कॉपी करने आप बिल्कुल करना चाहते हैं तो अच्छा। आप एक आखिरी बात का जवाब दे दो, अच्छे सवाल आ रहे हैं। तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कंसोलिडेशन ओनरशिप के बेसिस पे नहीं होती, कंट्रोल के बेसिस पे होती है? क्या सही कह रही है? तो सर ये बात आपको याद रखनी है, कंसोलिडेशन किसके बेस पे होगी? कंट्रोल के बेस पे, ओनरशिप के बेस पे नहीं होगी। जी जानी। इशूड, ऑथराइज तो पता नहीं कितना होता है, तो हिल जाती है, डाइल्यूशन हो जाती है। पर आपको एक बात बता दूं, अगर और शेयर इशू हो गए तो पहले राइट इशू होता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को पूछा जाता है कि आपको चाहिए नहीं चाहिए, फिर जाते हैं। सही है? कॉपी कर लें जल्दी से दस्ती जानी। और कोई सवाल होता है? ईएफयू जनरल से ज्यादा प्रॉफिटेबल ईएफयू लाइफ है, कैसे हो सकती है भाई? उसके बिजनेस अच्छा भाई देखो, अगर मैं बात समझो, मैंने ईएफयू जनरल बनाई, मुझे दिखा कि यार सामने ईएफयू लाइफ का बिजनेस बड़ा अट्रैक्टिव बिजनेस है, लुक्रेटिव बिजनेस है, तो मैं अपनी कमाई तो कर ही रहा हूँ,
जहां कंपनी में इन्वेस्ट किया मैं वो मुझसे डबल कमाई कर रही है, तो मेरा तो फायदा ही है ना, क्योंकि वो सरमाया भी मेरा है, ये सरमाया भी मेरा ही है। तो इसमें सवाल ये निशान किया कि तू ज्यादा कमा रही है, अपनी कंपनी से जलन है कि वो तू क्यों ज्यादा कमा रही है। भाई मेरी कंपनी है, कमा सकती है ज्यादा, मार्केट नॉर्म्स के ऊपर होता है कि जो चीज चल रही है, इसमें आपको क्या पंचायत है भाई, चलने दो। अच्छा भाई, ये हमने टेक्निकली बात की हुई है, तो उसको आप कॉपी नहीं भी करें तब भी चलेगा। सर अगर मेरा कंट्रोल 50% से ज़्यादा है तो हाउ कैन एनसीआई बी मोर देन। यार अहमद कैसी बातें कर रहे हो मेरी जान, क्या पहले लिखो सही, मेरा कंट्रोल 50% से ज़्यादा है। कंट्रोल का मतलब क्या? कंट्रोल या तो 100% होगा या तो नहीं होगा, दोनों में फ़र्क तो करो ना भाई। अभी इतनी पूरी एग्जाम्पल दी, मतलब 2 साल से एक एंटिटी का ऑडिट कर रहा हूँ, पूरा बता दिया मेरी जान कि एक कंपनी 47% की मालिक है, ओनरशिप रखती है लाइफ में, उसने वोटिंग राइट किससे छीन ली है? जेएस बैंक से। उसका आ गया क्या? कंट्रोल। मैं कह रहा हूं कंट्रोल मेरा आ गया ना, तो मैं अपनी कंसोलिडेशन करूंगा, पर अपने पास हिस्सा कितना लेके आऊंगा? 47.5, एनसीआई को कितना दिखाऊंगा? 52.5। खत्म हो गई बात। अगर ये नाजायज बात नहीं होगी कि तुमने उससे एक तो वोटिंग राइट लिया, उसको पैसे भी नहीं दे रहे, तो तुम कहोगे यस दिस इज माय कंपनी, बट इस कंपनी के अंदर बकाया हिस्सा किसका है? एनसीआई का। और एनसीआई के अंदर वो भी आएगा जो 21% वाला मालिक है, दैट इज जेएस बैंक। सही है? एनसीआई रिमेनिंग होता है बिल्कुल। लेटेस्ट एडिशन की बुक दिखा दें, यानी मैं बिल्कुल दिखा दूंगा, पहले ये तो करने दे। बुक देख के क्या करोगे? अच्छा भैया बेटा देख लो प्लीज। ओनरशिप अगर आपकी 55% की है तो कंट्रोल कितना होता है? अच्छा नीचे लिखा हुआ है बिकॉज नो एसेट और लायबिलिटी कैन बी एक्वायर्ड और डिस्पोज ऑफ विदाउट ओनर्स अप्रूवल। ये बात हम अगेन एंड अगेन मैं आपको रिप्रोड्यूस करके बता रहा हूं ताकि ये फिक्स हो जाए। यानी आपने फर्क करना था ओनरशिप में और कंट्रोल में, ओनरशिप में और कंट्रोल में। मुझे खुद बात बताओ, मैं आपको डायरेक्ट सवाल शुरू करा दूं, आप बोलते हैं भाई हो तो रहा है पर उसके पीछे की लॉजिक नहीं समझ आती। तो वी आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन लॉजिक्स। चलें जी, मैं बिल्कुल जानी तला अली मेरी जान, क्लास के बाद मैं तुम्हें बता दूंगा, या प्लीज कोई ग्रुप पे भेज देना लेटेस्ट एडिशन की तस्वीर, सही रखे वो बच्चा ऑर्डर कर ले। चलो भाई, हाँ भाई कंसोलिडेशन कितने परसेंट होगी? 100%। चलें जी, यानी समझने की बात है, ओनरशिप 55% तो कंट्रोल कितना है? 100%। कंसोलिडेशन कितने परसेंट? पर क्या कंसोलिडेशन 100% जब करोगे, कैसे करोगे भी सीखते हैं, पर क्या अपना हिस्सा पूरा दिखाओगे या कुछ एनसीआई का? तो वो हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहां तक कोई सवाल? सही जी, ये कॉपी करने की नीड नहीं है, मैं ऑलरेडी पीछे 3 बार बता चुका हूं। चलें जी, ये देखो आखिर में क्या लिखा हुआ है, एनसीआई शेयर विल बी कैलकुलेटेड, लाजमी है, नहीं दिखाओ पता कैसे चलेगा कि इसमें से कितना हिस्सा एनसीआई का है और हमारा है? क्लियर है? चलें जी आगे। अब फोकस हो गया, अब हम पहला इलस्ट्रेशन करने लगे, ये बुक में भी है पर आप पहले इसको समझेंगे। अभी कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए, किताबें साइड में, कैलकुलेटर हाथ में, जल्दी से। अभी आप बात समझें, अभी मैं आपको जो चीज सिखाने लगा हूं, हमारे पास टाइम है कोई कुल मिला के हमें इसको 20 मिनट में कवर करना है, अच्छे से कवर करना है। सही है जी, बहुत फोकस होकर देखिएगा इधर, प्लीज अटेंटिवली, यहाँ इधर फोकस होकर सारे काम बन। अगेन कह रहा हूं आपको अपने पास कैलकुलेटर रखना है और कैलकुलेशंस करनी है बस। अच्छा भाई, ये जो अभी हम केस करने वाले हैं वो मैं सिखा रहा हूं कि अगर मैं जिस दिन किसी कंपनी को खरीदूं उस दिन अकाउंटिंग क्या होगी। जिस दिन मैं किसी कंपनी को खरीदूं उस दिन अकाउंटिंग क्या होगी। अच्छा भाई अब इधर प्लीज, हाँ अब इधर देखिएगा। मैंने कहा सर अब हम जो सीखने लगे हैं वो ये सीखने लगे हैं कि मैं किसी कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं किस दिन के ऊपर? पहले दिन के ऊपर, तो उस दिन अकाउंटिंग क्या होगी। अगेन रिपीट कर रहा हूं, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। मैं भी सिखा रहा हूं पहले दिन की अकाउंटिंग। किस दिन की? पहले दिन की। कि जब मैंने किसी कंपनी को एक्वायर किया तो उस दिन अकाउंटिंग क्या होगी। तो टेक्निकली वी आर टॉकिंग अबाउट कंसोलिडेशन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। कंसोलिडेशन एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा यहां पे देखें ये लिखा हुआ है कि XYZ कंपनी पेरेंट एंटिटी है किसकी? ABC कंपनी की। सही है जी, ये ABC कंपनी की पेरेंट एंटिटी है। अच्छा भैया, मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने जो ओनरशिप हासिल की है वो कितने परसेंट की है? 100% की है, क्योंकि मैं पहले इजी केस बनाने के लिए पहले आपको 100% सिखा रहा हूं। खैर बात समझिएगा, XYZ सब्सिडरी के शेयर होल्डर से बात चली गई। किसके पास?
शेयर होल्डर के पास। बहुत सुकून से बात समझे कि इसमें एक एक बात बड़ी अहम है। सब्सिडरी के शेयर होल्डर के पास चली गई। अच्छा, सब्सिडरी के पास मैं जाने का इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो तो एक एंटिटी है ना, इसके मालिक कौन है? शेयर होल्डर। किसके शेयर होल्डर? सब्सिडरी के। वापस से समझिएगा, मैं कंपनी को जाके दीवार को नहीं देख के बोलता बेचती है अपने आप को, नहीं, ऐसा नहीं। हम किसके पास जाएंगे? शेयर होल्डर के पास। शेयर होल्डर को बोलेंगे भाई हमें आपके शेयर्स खरीदने हैं कितने परसेंट? 100%। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा भाई, मैं शेयर होल्डर के पास गया, मैंने कहा भाई शेयर होल्डर भाई अपनी कंपनी के शेयर्स तुम कितने में बेचोगे? उसने बोला भाई जितनी वैल्यू है उसकी। मैंने कहा अच्छा ये बात है। तो हमने कहा कि भाई जो एसेट्स आ रहे हैं आपकी किताबों के अंदर वो आ रहे हैं सर, कितने लिखे हुए? 8000 के। किसकी बुक्स के एसेट्स हैं? सब्सिडरी के। अभी खरीदी नहीं है, अभी बातचीत चल रही है। अच्छा भाई, शेयर होल्डर कह रहा है वाह भाई वाह तुम भी होशियार हो। शेयर होल्डर कह रहा है कि भाई ये जो आप बुक से वैल्यू उठा रहे हैं ना, ये बुक वैल्यू है। बात समझें भाई, ये जो आप बुक से वैल्यू उठा रहे हैं कौन सी वैल्यू है? बुक वैल्यू है। मैं अगर कंपनी में बेचने जाऊंगा तो मेरी तो कंपनी फेयर वैल्यू में बिकेगी। कैसी फजूल बात कर रहे हैं आप भाई, शेयर होल्डर खरीदने आए यहाँ पे हमारी कंपनी। मैंने कहा सभी ठंडे हो जाओ, पहले बताओ करना क्या? भाई मैंने कहा मैं शेयर खरीदने गया किसके? सब्सिडरी के। उसने बोला कितने पे बिकेगी? जितनी वैल्यू है। मैंने बोला वैल्यू कितनी बनती है? उसने कहा 8000। अच्छा मैं कह रहा हूँ 8000, सामने वाले कह रहा है भाई ये बुक वैल्यू है, आप इसको किस पे लेके जाएं? फेयर वैल्यू पे। अच्छा बात समझिएगा, मैं नीचे आया, मैं गया मार्केट में। मार्केट में जाके मैंने इस कंपनी की वैल्यूएशन करवाई। क्या करवाई? वैल्यूएशन। अच्छा, वैल्यूएशन करवाने को हम प्रैक्टिकल लाइफ की जबान में कहते हैं ड्यू डिलिजेंस। क्या कहते हैं? क्योंकि आप जब जाएंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको पता लगेगा कि जब कोई कंपनी किसी को खरीद रही होती है तो उससे पहले उसकी ड्यू डिलिजेंस होती है। वो फाइनेंशियल भी होती है, लीगल भी होती है। फाइनेंशियल भी होती है, लीगल भी होती है। कि ऐसा तो नहीं कोई केस वेस हो हम पे आ जाए। बात समझ आ रही है? खैर आगे सुनिएगा, तो हम बेसिक बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं मार्केट में गया तो मुझे पता लगा फेयर वैल्यू ऑफ पीपी इज 10,000। कितनी लिखी हुई है? 10,000 एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। अच्छा, तो मैंने कहा कि भाई क्या मैं कह सकता हूं कि इसमें एक टेक्निकली एडजस्टमेंट होगी, जिस एडजस्टमेंट कहते हैं, हाँ भाई, फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट कितने की? 2000 रुपए की। 2000 की वैल्यू 10 बता रहा है वो। तो भाई 8000 तो उसकी बुक्स में ऑलरेडी रिकॉर्डेड है ना, तो आपने फर्दर एडजस्टमेंट कितने की? 2000 रुपए की। कितना आ गया ये? 10,000 रुपए। पहले बताओ यहां तक की क्लियर? एक मिनट पहले मैं कंप्लीट करूंगा, फिर वापस से मैं गया सब्सिडरी के शेयर होल्डर के पास। सब्सिडी, अच्छा किसी भी कंपनी की औकात देखनी हो आप उसके फाइनेंशियल्स देख लो। किसी भी कंपनी की औकात देखनी हो आप उसके फाइनेंशियल देख लो। भाई किसी भी कंपनी की वर्थ क्या है? उसकी फाइनेंशियल पोजीशन। जल्दी बताओ, किसी भी कंपनी की वर्थ क्या है? फाइनेंशियल पोजीशन। लॉजिकल सी बात है। मैंने कहा सही है भाई, फाइनेंशियल पोजीशन मैंने मांगी उससे उस दिन की जिस दिन मैं उसको एक्वायर कर। मैंने कहा भाई दे दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे दिए। उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर एसेट्स कितने के आ रहे हैं? 8000 के। ऐसा ही है? अच्छा, अब यहां पे एक यहां पे गलती कर दी, ये 7 है, तो ये एडजस्टमेंट कितने की हो जाएगी? 3 की। ऐसा ही है? तो ये कितना हो गया? 10,000 रुपये। यानी पीपी की एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूं। ये पीपी की, ये वाली, ये पीपी है ना 10,000 रुपये का। अच्छा, यानी और इसके लिए इन्वेंट्री का पूछा तो वो कह रहा है इसकी इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू भी कितनी है? अज्यूमिंग, क्योंकि वैसे तो ये रिकॉर्ड होती है लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरबी के ऊपर, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इसकी फेयर वैल्यू कितनी है। अच्छा, अब मैंने कहा कि भाई आप इसमें इन्वेंट्री के अलग से पैसे ऐड करें, कितने बनते हैं वो? 1000। ये कितना आ गया? 11,000। यहां तक बात समझ आती है? अच्छा, यानी अब मैं शेयर होल्डर के पास पहुंच गया। शेयर होल्डर कह रहा है सामने वाला कि भाई मुझे तुम दे दो, डीले करो 11,000 रुपये। कितने मांग रहा है? अच्छा, अब वापस से प्रोसेस को समझते हैं। मैं सब्सिडी को खरीदने गया, सही है जी। सब्सिडी को मैंने कहा भाई मुझे आपके शेयर्स खरीदने, शेयर होल्डर्स को। उसने कहा सही है भाई, जितनी वैल्यू है उसमें दे दो, आप ले लें मेरी कंपनी। मैंने कहा किसी भी कंपनी की वैल्यू देखनी है उसकी क्या देख लें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मैंने उसकी बैलेंस शीट उठाई, उसकी बैलेंस शीट में टोटल एसेट्स कितने के आ रहे हैं? हाँ भाई, टोटल एसेट्स कितने के आ रहे हैं?
8,000 के आ रहे हैं। भाई हमें ये बात समझ आ गई, इस कंपनी के जो टोटल एसेट्स हैं वो 8,000 के हैं। सामने वाला शेयर होल्डर इससे कतरा रहा है, वो नहीं मान रहा। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है ये बुक वैल्यू है, क्योंकि मैंने कॉस्ट मॉडल पे पीपी को रखा हुआ है, मुझे इसके पैसे किसके हिसाब से मिलने चाहिए? फेयर वैल्यू मार्केट के हिसाब से। मैं गया, मैंने डिलीजेंस करवाई, मैंने एक वैल्यूअर को अपॉइंट किया, मैंने बोला बताओ इसकी वैल्यूएशन क्या है, इसकी पीपी कितने का बिकेगा? उसने बोला कितने का? 10 का। इसकी किताबों में कितने पे रिकॉर्डेड है? 7 पे। कितने से कम है? 3 से। तो मैंने 3,000 रुपये की एडजस्टमेंट की और मैंने कहा 10,000 रुपये इसकी पीपी की वैल्यू है और 1,000 की क्या है? इन्वेंट्री है। टोटल कंपनी के एसेट्स की वैल्यू कितनी है? अच्छा, पर दिस इज बुक वैल्यू और फेयर वैल्यू। हमने कहा सर दिस इज फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स। अच्छा, ये कैलकुलेशन कौन कर रहा है? हाँ, पेरेंट। ये बात समझिएगा, ये कैलकुलेशन कौन कर रहा है? पेरेंट एंटिटी। सब्सिडरी क्यों नहीं कर रही? हाँ जल्दी बताओ भाई, सब्सिडरी क्यों नहीं कर रही? या अजीब यार ठंड लोगो तुम लोग। भाई एक्वायर पेरेंट कर रहा है तो ये सारी पंचायत किसको होगी? पेरेंट एंटिटी को। वही करवाएगा ना ये सारी चीजें। उसको क्या पड़ी? बोला नहीं लेना, नहीं लो, निकलो आगे। पेरेंट एंटिटी का काम है ना, वो वैल्यूएशन कर रहा है। क्या बात समझिएगा, जब पेरेंट एंटिटी की हम बात कर रहे हैं ऑल टुगेदर, तो पेरेंट एंटिटी ने एसेट्स की वैल्यू निकाल ली कितनी? 11,000 रुपए। अब शेयर होल्डर भाई आ गए, सही है जी। शेयर होल्डर ने कहा कि हाँ यार 11,000 दे दो। अब हमने कहा बेटा तुम होशियारी नहीं करो, किसी भी कंपनी की वैल्यू एसेट नहीं नेट एसेट्स होते हैं। किसी भी कंपनी की वैल्यू एसेट नहीं नेट एसेट्स होते हैं। अब शेयर होल्डर अजीब से मुंह बनाया, बोला ये कैसी बात करते तुमने? मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुम्हारी कंपनी की असल औकात तुम्हारे एसेट्स नहीं है। तुम्हारे एसेट्स में से तुम्हारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने के बाद जो बच गया वो वैल्यू है। इवन तो मैं तुम्हारे एसेट्स को किस पे लेके जा चुका हूँ? फेयर वैल्यू पे। जल्दी बताओ, एसेट को किस पे लेके जा चुका हूँ? फेयर वैल्यू के ऊपर। पहले बताओ यहां तक बात की क्लैरिटी है? चलिए जी। अब मैंने कहा शेयर होल्डर भाई तुम इसमें से माइनस कर दो। क्या? हाँ भाई, क्या माइनस करने को बोल रहे हैं? मैं गया, इस कंपनी की लायबिलिटीज कितनी है भाई? 6,000। मैंने कहा कि भाई आप इसमें से 6,000 माइनस करें तो कितना आ गया? बात समझिएगा। अब कहने की बात यह है कि ये जो कंपनी है जिसको मैं खरीदने लगा हूं, उसकी असल बोली या कीमत मैंने लगाई है कितनी? 5,000 रुपये। आप खुद एक बात समझें, अगर आज भी मैं आप देखते हैं प्रैक्टिकली इस कंपनी की नेट वर्थ इतनी है, नेट वर्थ इतनी है, तो उस कंपनी की नेट वर्थ का मतलब समझते हो लायबिलिटीज को माइनस करने के बाद। किसी भी कंपनी, किसी इंसान की वैल्यू उसकी लायबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद देखी जाती है कि भाई अगर आज मैं अपनी वर्क देखूं तो मेरी लेट से 20-25 हज़ार होगी, तो मैंने कहा मेरे एसेट में से लायबिलिटीज माइनस कर दो तो 20-25 हज़ार की नेट वर्थ निकल आएगी। तो समझने की बात यह है कि किसी भी कंपनी की वैल्यू एसेट होती है या नेट एसेट्स? लायबिलिटीज को डिडक्ट करने के बाद। क्योंकि आप ये समझें, जब आप किसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं ना, तो आप उसकी लायबिलिटीज भी लेके आ रहे हैं, तो आपको पैसे उस लायबिलिटी के पैसे को कटाने के बाद देने होंगे या पहले? बाद में, क्योंकि आपके पास लायबिलिटीज भी आ गई हैं। पहले बताओ इस कॉन्सेप्ट तक क्लियर हो? जानी पीछे क्लियर हो? ऑनलाइन वालों प्लीज बताओ तो यहाँ तक क्लियर हो? किसी भी कंपनी की वैल्यू एसेट नहीं नेट एसेट्स होते हैं। ये बात समझ आ गई? आप सुनिएगा। अच्छा, अब इसको हम यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं। यार ये बहुत सुकून से समझना, ये तुम्हें समझाने के लिए पूरा केस, क्योंकि मैं आगे तुम्हें अकाउंटिंग नहीं सिखा सकता वरना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं सब्सिडरी का शेयर कैपिटल पिक करूं, वो था 3,000 रुपए। रिटेन अर्निंग पिक करूं, वो कितना था? चेक कर लेते हैं, 1,000 है, बल्कि ये भी 1,000 और ये भी 1,000। क्या मैं कह सकता हूं ये जो 2,000 है ये है बुक वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स? अब बात समझें, अभी तो मैंने पूरी कहानी सिखाई आपको इतनी लंबी की ताकि यहां तक पहुंचा सकूं। मैंने कहा किसी भी कंपनी की वैल्यू देखनी है तो उसके एसेट देखोगे, नेट एसेट्स। बात समझ आती है? नेट एसेट्स देखेंगे। मैंने कहा भाई इतनी लंबी कर लो या डायरेक्टली इक्विटी उठा लो, बात एक ही है, क्योंकि एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करोगे तो क्या बचेंगे? नेट एसेट मतलब इक्विटी बचेगी। पर आपको एक बात बता दूं, ये बुक वैल्यू है। अब एक चीज समझाओ, ये वैल्यू मैंने कहां से उठाई है? बुक से। ये वैल्यू कहां से उठाई है?
बुक्स है। तो अगर मैं टेक्निकली ये कहूं कि मैं सिर्फ इसी के अंदर फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट करूं कितने की, तो ये कितना आ गया। तो एग्जाम में यू कैन गो लाइक दिस, इजी है। मैंने क्या कहा, मैं किसी कंपनी की वैल्यूएशन कराने गया, मैंने उसके नेट एसेट उठा लिए। नेट एसेट्स की बुक वैल्यू कितनी थी जल्दी बताओ, 2000 रुपए। मैंने कहा इस नेट एसेट्स के अंदर एसेट्स पीपी का इंपैक्ट कितना है, 7 का। होना कितना चाहिए, 10 का। कितने से कम है, ऐड कर दिया। आप खुद सोचें, इस बैलेंस शीट में से, इस बैलेंस शीट में से अगर आप अभी इस टोटल एसेट्स में से ये 6 माइनस करें तो कितना आता है, 2 आता है। पर आपसे मैं ये पूछने लगा हूं कि ये जो 2000 रुपए आपके सामने अभी आया है वो बुक वैल्यू है, क्योंकि इस नेट एसेट्स के अंदर उस पीपी का इंपैक्ट कितने का शामिल है, 7 का। वापस से, इस नेट एसेट्स के अंदर पीपी का इंपैक्ट कितना शामिल है, 7 का। होना कितना चाहिए, कितने से कम है, 3 से। तो मैंने 3 की एडजस्टमेंट कर ली भाई। सिंपल तरीका ये, पर पहले ये और वो दोनों क्लियर होते हैं, पक्की बात है। ऑनलाइन वालों प्लीज कंफर्मेशन दे दो, ये बहुत अहम बात है समझने के लिए भाई, इसके बगैर नहीं हो सकता। क्लियर है, ओके। अब आगे सुनिएगा प्लीज 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 फोकस के साथ। अब वैल्यूएशन हो चुकी है एसेट की, नेट एसेट्स की। अच्छा, नेट एसेट अगेन बता रहा हूं इसलिए क्योंकि आप लायबिलिटी भी लेके आ रहे होते हैं। आप इसको यूं भी सोच सकते हो यार कि अगर किसी से आप कार परचेस करते हो, जैसे मैंने अभी सौदा किया, मेरी गाड़ी फाइनेंस थी, सही है, मैंने अपनी कार बेची अभी। तो जब मैंने कार बेची तो उसके कोई 9 लाख रुपीज के रेंटल्स बाकी थे। कितने के, 9 लाख रुपीज के। अच्छा, मेरी गाड़ी की वैल्यू लगी कोई 40 लाख रुपए। अच्छा, अब सामने वाला बंदा मुझे 40 लाख रुपए देगा या वो काट गया, क्यों क्यों, क्योंकि वो तो ये कहेगा भाई तेरी ऑब्लिगेशन तो मैं पे करूंगा ना। तो तुम्हारी गाड़ी की जो वैल्यू असल कितनी हो गई, 3.1 मिलियन। कितनी, 3.1 मिलियन। तो अगर मुझे पैसे मिले होंगे तो कितने मिले होंगे, 3.1 मिलियन। तो ये समझाना चाह रहा हूं कि किसी भी एसेट की वैल्यू एसेट की नहीं, नेट एसेट्स की होती है। अगर उसके साथ कोई लायबिलिटी अटैच है तो उसको क्या कर दो, उसमें से माइनस कर दो। पहले तो बात क्लियर है, आगे सुनिएगा। अब मैंने कहा कि भाई मैं 5000 रुपए की पत्ती निकाल के उसको दे रहा हूं, भाई ये लो शेयर्स मेरे हवाले कर। उसने बोला अभी भी नहीं। मैंने कहा अब क्या मुसीबत है, बात समझिएगा। उसने बोला कि आपने जो अभी मेरी वैल्यू लगाई है, यार बहुत सुकून से समझना इस बात को, अभी मैं कनेक्ट करूंगा इसको। सामने वाला बंदा कह रहा है भाई आपने जो अभी मेरे एसेट्स की वैल्यू लगाई है वो फेयर वैल्यू उन एसेट्स की है जो मेरी किताबों में मौजूद है। अब बात समझे, मैं ट्रिकी आहिस्ता आहिस्ता करूंगा इसको, तो सोचना। तभी मैं कह रहा हूं ना इतना आसान नहीं है, ये आसान बनाएंगे। मैंने कहा अभी जो मैंने वैल्यूएशन की है उन एसेट्स की है जो उसकी किताब में मौजूद है। साथ साथ बोलोगे अभी हमने जो वैल्यूएशन की किसकी की है, उन एसेट्स की जो उसकी किताब में मौजूद है, यानी ऑन द बुक्स एसेट्स, ऑन द बुक्स एसेट। उसने बोला कि भाई जब तुम मुझे खरीदने आए हो ना मेरी कंपनी को, तो सही है तुमने नेट एसेट्स की वैल्यू बिल्कुल सही निकाली है, पर ये उनकी वैल्यू निकाली है जो मेरी किताबों में मौजूद है। तो मैंने कहा बाकी क्या है जो नहीं है। उसने बोला गुडविल। उसने बोला गुडविल। उसने बोला भाई जो मेरे नाम के पैसे हैं ना वो भी आप मुझे देंगे, ऐसे मैं ये कंपनी आपको सरेंडर नहीं करूंगा। आपको क्या लगता है कि अगर कोई इदारा है, जैसे आज आप यूनिलीवर उठाएं, प्लीज सुनिएगा और फोकस के साथ, आप आज यूनिलीवर को पिक करें, यूनिलीवर की लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट सबकी वैल्यू लगा लें, उसमें से लायबिलिटीज माइनस करें तो एक वैल्यू आएगी, पर यूनिलीवर इससे कहीं ऊपर वैल्यू में बिकेगी गुडविल की वजह से। किस वजह से, गुडविल की वजह से। यानी क्या हम ये कह सकते हैं गुडविल इज द अमाउंट विच इज ओवर एंड अबव द नेट एसेट्स वैल्यू। गुडविल इज द अमाउंट विच इज ओवर एंड अबव द नेट एसेट्स या फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स। वेरी गुड, जितना ज्यादा पे करते हैं वो गुडविल। तो मैंने उसको कहा कि तुमने गुडविल अपनी किताबों में रिकॉग्नाइज क्यों नहीं की। तो सामने वाला बंदा कह रहा है कि भाई मेरा नाम तो अल्लाह ने बना दिया, उसकी कॉस्ट मुझे पता ही नहीं है। नहीं है ये बात समझ भाई, एक बंदा काम करता गया नाम बनता गया। वो कह रहा है अब जब मैं बेचूंगा तब मुझे पता लगेगा ना गुडविल कितनी है। पहले तो बात समझ आई। और उसने कहा कि आपको क्या ये प्रिंसिपल नहीं पता, एसेट तब रिकॉर्ड होता है जब कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजरेबल। एसेट कब रिकॉग्नाइज होता है, जब कॉस्ट कैन बी। पर मैं तो ये कह रहा हूं कि भाई जो मेरा अल्लाह ने नाम बनाया कंपनी का वो मुझे पता थोड़ी ना, उसमें तो 10 फैक्टर्स हैं कि भाई हमारी क्वालिटी सर्विस, हमारे डिलीवरी चैनल, ये सारी चीज़ हैं, उसकी मुझे कॉस्ट हुई ना पता। अच्छा इसको यूं आप IFRS की ज़बान में भी समझते हैं। वो कहता है आप गुडविल को रिकॉर्ड इसलिए नहीं करते क्योंकि आप अपने नॉर्मल ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में से वो पैसे अलग कर ही नहीं सकते जिसने गुडविल बनाई है, क्योंकि आपको पता ही नहीं किन फैक्टर्स ने क्या बनाई है गुडविल।
तो क्या हम ये कह सकते हैं गुडविल की कॉस्ट कैन नॉट बी रिलायबली मेजरेबल? साथ साथ बोलो कि गुडविल की कॉस्ट कैन नॉट बी। अच्छा, गुडविल की कॉस्ट रिलायबली मेजर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो गुडविल कितने में बनी। पर मैंने कहा तो भाई जब तेरे को नहीं पता गुडविल में नहीं गुडविल कितने में बनी तो मुझसे पैसे क्यों ले रहा है? आप बात समझिएगा, वो कह रहा है गुडविल की कॉस्ट नहीं पता, पर जब मैं बेचने जाऊंगा तो फेयर वैल्यू पता है। यानी जितने पैसे दोगे वो किसके हैं? गुडविल के हैं। तो गुडविल निकलती कैसे भाई? गुडविल निकलती है कि मार्केट में बिडिंग चल रही होती है, यानी बिजनेस को आप कितना वेटेज देते हैं उसकी नेट एसेट्स के ऊपर। तो हम गए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की साइड के ऊपर, हमने कहा इसका एक शेयर कितने का चल रहा है? 70 रुपए का, ऐसा ही है। अच्छा भाई, अब मैंने कहा कि इसके टोटल शेयर कैपिटल कितना है? 1000 का। शेयर कैपिटल कितने का है? 1000 का। हमने क्या किया बच्चों, सुनिएगा इधर, हमने यहां पे शेयर कैपिटल को 1000 के शेयर कैपिटल को डिवाइड किया 10 से, कितने आ गए? 100 शेयर्स आ गए। यानी इन 100 शेयर्स को मैंने मल्टीप्लाई किया कितने से? कितना आ गया? 7000। वो कह रहा है दिस इज द अमाउंट दैट आई वांट। मैंने कहा यार यू वांट क्या मतलब? तेरे एसेट की वैल्यू 5000 रुपए नेट एसेट्स की, तू मुझे 7 मांग रहा है, बाकी किसके मांग रहा है? गुडविल के। अच्छा, अब आखिर बात कह रहा हूं, क्या ये गुडविल की बुक्स में रिकॉर्डेड है? क्यों? कॉस्ट कैन नॉट बी। मैं वो बोला आप अपनी कंपनी की वैल्यू निकालें, आप भी गुडविल नहीं रिकॉर्ड कर सकते, आपको पता ही नहीं है कितने में बनी। पर हाँ, वो बोला जब मैं कंपनी बेचूंगा तो जितने ऊपर पैसे मिलेंगे वो किसके हैं? गुडविल के। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? पक्की बात है। अब टोटल 7000, पूरे 7000 पूरी कंपनी के लिए। अब क्यों इसको बाइफरकेट करें? इस 7000 रुपए में, अब अभी मैं आपको ब्रेक करके देता हूं ना, प्लीज सुनिएगा। इस 7000 रुपए में, और अगर ये बात आपने ग्रैब कर ली ना तो गेम ऑन हो जाएगा। इस 7000 रुपए में 11000 रुपए एसेट्स के हैं। 11000 क्यों? 8 थे ना उसके, 8 थे ना, 3 की तो आपने एडजस्टमेंट की है ना। अब बात समझिए मेरी, 8000 के एसेट इसकी किताबों में थे, हाँ या नहीं? थे सर, बिल्कुल थे। इसकी किताबों में 8000 के एसेट्स थे, ये मैं मानता हूं। तो मैं कह रहा हूं 8000 के एसेट्स में आपने 3 की क्या की? एडजस्टमेंट। क्योंकि आपने 8 के 8 पे किए हैं, 8 के 3000 ज्यादा पे किए हैं। तो आपको मैं कह रहा हूं भाई ये 7000 का मैं ब्रेकअप बना के दे रहा हूं आपको। क्योंकि कोई आपसे पूछे आपने कंसिडरेशन में किस किस चीज के पैसे दिए, आपने बोला एसेट के। पर एसेट के उतने पैसे दिए जो उसकी किताब में थे या जो उसकी वैल्यू बनती थी? कितनी बनती थी? ये टोटल एसेट है, ये सिर्फ पीपीई नहीं है, दिस इंक्लूड्स इन्वेंट्री एज वेल। आप चाहें तो यहां से देख लिया, मैंने आप लोगों के लिए बनाया। कितने हैं? 11000 रुपए। लॉजिकली क्लियर हो? अच्छा, फिर मैंने कहा कि सर इसमें से मैंने लायबिलिटी के पैसे काट लिए, कितने? और फिर मैंने गुडविल के पैसे दिए। चेक करो इन सबका नेट 7 बनता है। लॉजिकल बात लगती है? तो सर दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द कंसिडरेशन टू बी गिवन टू सब्सिडरी या शेयर होल्डर। पहले बताओ कॉन्सेप्ट समझ आया? और अल्लाह की कसम यार अगर मैं तुम्हें डायरेक्ट सवाल पे उतार दूं ना, तुम बोलोगे कि यार सर ये क्या इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट हो रही है। अब लॉजिक समझो इस इन्वेस्टमेंट के पीछे, ब्रेकअप क्या है? एसेट, लायबिलिटी, गुडविल। साथ साथ बोलोगे एसेट, गुडविल। अच्छा, अब पता है क्या करेगा? पेरेंट एंटिटी अपनी सेपरेट बुक्स के अंदर एक एंट्री बनाएगा, इन्वेस्टमेंट और कैश कितने से? 7000 रुपए से। आप जरा इस पेरेंट बाबू की बैलेंस शीट देखें। पेरेंट बाबू की बैलेंस शीट में क्या आ रहा है? 7000 रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है, हाँ या नहीं? ये किसमें की हुई है? आपको कैसे पता? हमने निकाली है सर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ये 7000 रुपए का कैश किसको दिया है? एबीसी को। यही सिखाना था? नहीं, शेयर होल्डर को दिया है। आप यही तो कंफ्यूजिंग बात है, ये बच्चों को आकर तो मैं इंटरव्यू में दलील करता हूँ। जब मैं इंटरव्यू लेता हूँ मैं बोलता हूँ कि पेरेंट ने पैसे दिए शेयर खरीदने के लिए, सब्सिडी ने क्या एंट्री बनाई होगी? तो बोलते हैं कैश डेबिट। अबे मैंने कहा चलसी ये शेयर सब्सिडी से नहीं खरीदे हैं, किससे खरीदे हैं? शेयर होल्डर से। शेयर होल्डर ने पता है क्या किया? पैसे लेकर सब्सिडी आपके हवाले कर दी। अब टेक्निकली ये जो शेयर कैपिटल है अब किसका हो गया? पेरेंट का। अब इस बात को एब्जॉर्ब करो, समझो। मैंने पूरी मेहनत की,
मैंने पैसे निकाले। देखो यही तो वो फजूलियात चीज़ें होती हैं ना कि जो बच्चे को पता नहीं होती हैं। फिर हम कहते हैं सब्सिडी को, जानबूझ के मैंने पूछा सवाल अगेन, मैंने इन्वेस्टमेंट डेबिट की, कैश क्रेडिट किया, इन्वेस्टमेंट डेबिट की, कैश क्रेडिट किया, तो इससे क्या सब्सिडी का वजूद खत्म हो गया? क्या सब्सिडी अपनी जगह है? सब्सिडी अपनी, आप एक बात को समझें और सीखें आज। अबे भाई सब्सिडी ने अपने शेयर इशू किए हुए थे ऑलरेडी, उसका मालिक क्या हो गया? बस चेंज हो गया है। पहले बताओ आपको बात समझ आई? मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, सब्सिडी ने ऑलरेडी अपने शेयर मार्केट में इशू किए हुए थे, और जिनको किए हुए थे मैंने उनसे क्या किया है, तो इसको हम कहेंगे दिस इज ऑफ द बुक ट्रांजैक्शन। दिस इज, ये शेयर होल्डर की कंपनी से ट्रांजैक्शन है, कंपनी की कंपनी से नहीं है। पहले तो बात क्लियर है। यानी क्या मैं कह सकता हूं, जानिए अब ये 100 शेयर्स जब इशू हुए होंगे तब कंपनी ने एंट्री बनाई होगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। या बात समझो हाँ या नहीं? मर क्यों गए हो? कि जब कंपनी ने, सब्सिडी ने शेयर इशू किए होंगे तो कितने किए थे? 100 शेयर्स। तो 100 शेयर्स पे इशू करने पे एंट्री क्या बनाई होगी? कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। पैसा किसके पास आ गया? सब्सिडी के पास। अब सब्सिडी की वैल्यू जितनी भी ऊपर जाएगी वो शेयर होल्डर का फायदा है ना, हाँ या नहीं? तो शेयर होल्डर ने अपने शेयर्स महंगे बेच के किसको चिपका दिए? पेरेंट को, और वो निकल गया। कंपनी तो अपनी जगह है, तो इसकी सब्सिडी कंपनी कोई एंट्री नहीं बनाएगी, क्योंकि दिस इज नॉट अ फर्दर इशू, दिस इज नॉट अ फर्दर इशू, दिस इज ऑफ द बुक ट्रांजैक्शन। पहले बताओ कहानी समझ आई? पक्की बात है, जानी पीछे। देखो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन वालों प्लीज बता दो, क्लियर है? जल्दी से, माया आपको क्लियर है? जल्दी से बता दो। ओके, यानी सर अब ये बात समझ आ गई कि इतनी मेहनत के बाद हमने ये समझा कि पेरेंट एंटिटी सेपरेट बुक्स में क्या करेगा। पेरेंट एंटिटी सेपरेट बुक्स में एक एंट्री बनाएगा, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। अब अगेन बता रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट ये बता रही है कि ये इन्वेस्टमेंट किस में हुई हुई है, और सब्सिडी के शेयर किसको इशू हुए हुए? तो वो तो शेयर होल्डर को हुए हुए थे, खरीद लिए, उसने क्या दे दिया? हमें बेच दिए। पहले बताओ दोनों में फर्क क्लियर है? पक्की बात है? अच्छा जी, अब आगे हमने ये कहा कैसे चले, अब बात समझ आती है। यहां तक तो क्लैरिटी आ गई कि भाई XYZ कंपनी ने ABC कंपनी के कितने शेयर्स खरीद लिए हैं? 100 शेयर्स। और 100 शेयर्स का मतलब है 100%, क्योंकि इसके अलावा कुछ बचता ही नहीं है। क्लैरिटी है? अच्छा, ये 7,000 में क्या गुडविल के पैसे हैं? हाँ या नहीं? उस कंपनी के एसेट्स के पैसे हैं? अच्छा, उस एसेट्स के पैसे उतने हैं जितने उसकी बुक्स में या उससे ज्यादा हैं? क्योंकि आपने फेयर वैल्यू के हिसाब से पे किया, तो आपकी कॉस्ट से तो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन गया है। क्या अभी हमने कंसोलिडेशन सीखी, या सिर्फ ये सीखा कि इन्वेस्टमेंट कैसे निकलती है? तो आपको एक बात सिखा दूं आज, जो मार्केट में शेयर प्राइस होती है ना, वो मल्टीपल चीज़ों की रिप्रेजेंटेटिव होती है। पहला एसेट्स, एसेट्स भी कौन से एसेट्स? बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू। वेरी गुड यार, उसमें लायबिलिटीज क्या हुई हुई होती हैं, और प्लस गुडविल होती है। तो यानी बच्चों आप लोग जो शेयर प्राइस मार्केट में देख रहे होते हो ना, दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 थिंग्स। पहला एसेट्स एट फेयर वैल्यू, एसेट्स। दूसरा, तीसरा गुडविल। तीनों कॉन्सेप्ट समझ आते हैं? प्लीज इस रजिस्ट्रेशन को अच्छे से कॉपी करें। ये पहले देख लो बुक में है तुम्हारे पास, ये होगी। अच्छा, बुक ही नहीं है माशाल्लाह, फिर कॉपी कर लो जल्दी से। अब सब एक कॉपी करते हुए बात का जवाब दीजिएगा, इसको अच्छे से कॉपी कीजिएगा, पर एक बात का जवाब दे दो पहले सारे बच्चे। मोहम्मद अहमद यहाँ पे ये पूछ रहे हैं, क्या पेरेंट एंटिटी अपनी सेपरेट बुक्स में इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट की एंट्री बनाएगा? तो उसने बनाई है, तभी तो उसकी बुक्स में क्या आ रही है? इन्वेस्टमेंट आ रही है। तो आपको बनाने की कोई नीड नहीं है, वो ऑलरेडी बना चुका है। इसमें ये तो लिखा ही नहीं है कि XYZ कंपनी ने ABC कंपनी के 100% शेयर्स खरीद लिए। पेरेंट बनने के लिए सिर्फ 50% चाहिए होते हैं ना। तो समीर मैंने तो बोला कि 100% खरीदे में, देखो ऊपर लिखा हुआ है 100%, ये रहा। सही है समीर, एग्जाम्पल मेरी है ना, तो मैंने ही कहा ना कि 100% शेयर्स खरीदे। अच्छा, वापस रिपीट करता हूँ। फजल, आपने देखा ना अभी कि जो 7,000 रुपये मैंने पे किए हैं, 70 रुपये की प्राइस चल रही है, वो किन किन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है? एक हमने इसमें एसेट्स ले लिए, फेयर वैल्यू एसेट्स जो कि 11,000 रुपये हैं, उसमें से 6 की लायबिलिटी माइनस की और 2 की गुडविल है। तो दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ 3 थिंग्स। फजल क्लियर है? ये आगे कंसोलिडेशन अभी करने में हेल्प होगी ना इन कॉन्सेप्ट्स के बाद। अच्छा, एक बात बताओगा, इस क्वेश्चन के अंदर इन्वेंट्री की भी एडजस्टमेंट होती तो आप क्या वो करते?
यस करते हैं आप। उमर वो बच्चा पूछा था कि क्या पेरेंट एंटिटी ने कैश क्रेडिट वाली एंट्री बनाई होगी? मैंने कहा बिल्कुल बनाई होगी कि कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट। और सब्सिडरी ने कोई एंट्री नहीं बनाई होगी क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सब्सिडरी से नहीं है, उसके शेयर होल्डर से। उसने आपको कंपनी हवाले कर दी और पैसे लेके शार्ट हो गया। अच्छा, कोई वैसे आपसे ये पूछे, आप तो खैर नॉलेज आ गई ना आपके पास, कि पेरेंट एंटिटी की बुक्स में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है इन सब्सिडरी, क्या उसके कंपोनेंट्स बता सकते हैं हम? यस। ये भी पता है कि वो निकली कैसे होगी। तो वो एक फ्रेमवर्क हमारे दिमाग में है दैट विल लिटरली हेल्प अस इन कंसोलिडेशन, कि जब हम कंसोल करेंगे। अभी भी हमने डे 1 पे कंसोलिडेशन की नहीं है। डे 1 पे हमने सिर्फ ये देखा है कि हमने इन्वेस्टमेंट किस तरीके से बनाई और पे की और रिकॉर्ड कर ली। कौन सी बुक्स में? सेपरेट बुक्स में। हो गया कॉपी? चले आगे चलें भाई। जी हाँ, वो सिखाऊंगा अभी 100%। सेपरेट बुक्स मीन्स XYZ कंपनी इटसेल्फ, वो सेपरेट बुक्स हैं। और ये दोनों जब मिल जाएंगे तो कंसोलिडेटेड बुक्स। यही ना एंट्री जानी। अच्छा, अगेन यार प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, 7,000 रुपये को समझ लो। 7,000 रुपये में मैंने एसेट्स के पैसे दिए 11,000, लायबिलिटीज के पैसे काट लिए और 2,000 की गुडविल के ज़्यादा पैसे दिए। पर ये इसका ब्रेकअप है। और 11,000 के अंदर भी फिर कह रहा हूँ, आपने उतने पैसे दिए हैं जो एसेट के बनते हैं, यानी फेयर वैल्यू के हिसाब से, ना कि बुक वैल्यू के हिसाब से। सही है? था क्लियर हो गया? हो गया कॉपी जानी? अच्छा, अब मैं इस क्लास को ना यहाँ तक रख रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि अगर मैं कंसोलिडेशन शुरू करवाऊंगा तो उसके लिए मुझे एक एडिशनल 1 आवर चाहिए, तो वो आधा अधूरा कॉन्सेप्ट रह जाएगा, इसलिए मैं इसको यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। पर